हेलो दोस्तों, अगर आप रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वह अपनी तैयारी को और मजबूत करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 का एसएससी जीडी का पेपर और देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये रहा। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी संख्या a और b के लिए a@b को 4a+3b² + 3 के रूप में परिभाषित किया गया है तो 8@3 का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ देखो a@b दे रखा है और यहाँ 8@3 दे रखा है, यानी a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको आपको कहाँ फिल करना है, इसे आपको फिल करना है इस फॉर्मूले में, यानी कि ये दे रखा है ना 4a+3b² + 3। तो यहाँ 4a के स्थान पे क्या आ जाएगा 8, यानी 4 गुणा 8 प्लस 3b², तो 3 गुणा b की जगह क्या आएगा 3 और 3 की स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा, 3 की स्क्वायर होता है 9 प्लस 3, 4 × 8 होता है 32 प्लस 9 × 3 होता है 27 प्लस 3। अच्छा, 27 और 3 कितने हो गए 30। 30 में जब आप 32 जोड़ोगे तो कितना आता है 62, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द प्रोडक्शन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा, आपको एक स्पेलिंग दे रखी है, स्पेलिंग में लिखा हुआ है PRODUCTION प्रोडक्शन। अब इसके जो वर्ण दे रखे हैं उन सबको आपको वर्णमाला क्रम के अनुसार क्या करना है व्यवस्थित। तो सिंपल सा काम है, आप इनकी नंबरिंग कर लो। P का नंबर 16, R 18, O 15, D 4, U 21, 3 20, 9 15 और 14। अब देखो गिनती में पता है भी सबसे पहले क्या आता है 3 आता है, यानी कि C। उसके बाद में क्या आता है 4, 4 पे क्या आएगा D। 4 के बाद बड़ा नंबर क्या है, 4 के बाद बड़ा नंबर दे रखा है 9, तो 9 पे क्या आता है I। अब 9 के बाद बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है, 9 के बाद बड़ा नंबर दे रखा है 14, यानी कि N। और उससे बड़ा नंबर O 15, यहाँ पे क्या आएगा O। 15 से बड़ा नंबर एक और 15 दे रखा है, तो 2 बार क्या दे रखा है O। फिर बड़ा नंबर है 16, यहाँ पे मैं लिख दिया P। 16 से बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको 18, यानी कि R। उससे बड़ा नंबर 20, तो 20 पे आएगा T और लास्ट में आएगा U। आपने इनको क्या किया वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया, वर्णमाला के अनुसार क्या कर दिया व्यवस्थित। फिर कह रहा है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर, यानी यहां से बाएं सिरे से बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि N। और दाएं से तीसरे अक्षर, दाएं से पहला दूसरा तीसरा अक्षर कौन सा है R के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। अच्छा, N और R के बीच में यहाँ जो शब्द दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 2 3, लेकिन इसने इनके बीच नहीं पूछा, इसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के बीच। तो N के बाद आता है O P Q, फिर आता है R, तो यानी कि इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। यहाँ भी देखो बाई चांस यहाँ भी 3 दे रखे हैं, लेकिन कई बार यहाँ 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको जो पूछा जाएगा आपको केवल उसका आंसर देना है। यहाँ पूछा इसने अंग्रेजी वर्णमाला का, अगर पूछता कि इनके बीच कितने अक्षर हैं तो आप बताते 3, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है। अच्छा, इस आकृति में आपको बताना है जी कुल वर्गों की संख्या। यहाँ देखो ये एक सिंपल सा एक बेसिक डायग्राम होता है, आपको वो याद रखना है। यानी ऐसी एक खिड़की आपको दिखाई देगी, तो इस खिड़की में जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 5। 5 कौन से, एक तो ये वाला 1 2 3 4 और एक ये सबसे बड़ा वर्ग, कितने हो गए 5। अब कोई ये मत कहना जी सर 1 और 2 भी एक वर्ग बन गया, ये वर्ग नहीं है, इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं आयत, तो ये हो गया आयत। लेकिन वर्ग जो है ये होता है जैसे 1 अलग 2 अलग 3
और 4, ये हो गए 4 वर्ग, और इन सबको जोड़ने पर एक बड़ा वर्ग ये बन गया। तो टोटल कितने हुए 5। यानी यहाँ अगर मैं बाहर वाली बाउंड्री देखूं और इसको बीच में से इस तरीके से काटा गया है तो टोटल वर्ग कितने हुए, बड़े वाले कितने बन गए जी, बड़े बने 5। अब यहाँ आओ छोटे वाले में, ये कितने होंगे फिर, ये होंगे 5। क्यों, 1 2 3 4 और एक बड़ा, कितने हुए 5। इसमें भी 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। यहाँ देखो फिर 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वर्ग, कितने हुए 5। तो 5 + 5 और +5 टोटल कितने हुए, ये छोटे वाले हो गए जी 15। फिर इधर देखो 1 2 3 4, लेकिन इसमें ये बड़ा काउंट नहीं करना, ये हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, ठीक है। तो 4 ये, यानी कि छोटे वाले और कितने हैं 4, तो 15 और 5 20 और 4 24, यानी इस आकृति में टोटल वर्ग कितने हैं 24, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारा क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी कथन निष्कर्ष आपको दे रखे हैं, यानी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो कथन को पढ़ के तो आपको क्या बनाना है, डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ कह रहा है सभी दरवाजे मेज है। अगर किसी को कथन निष्कर्ष नहीं आता समझ में तो मैंने इस टॉपिक को पूरा अच्छे से बेसिक से समझाया है, आप वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट में जाके आप सिलोजिज्म वाला टॉपिक अपना कंप्लीट कर सकते हो। ये कह रहा है सभी दरवाजे मेज है, यानी सारे के सारे दरवाजे जो हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे मेज के अंदर। फिर कह रहा है जी सभी मेज घर है, यानी सारे के सारे मेज जो है वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे घरों के अंदर। फिर कहता है जी कोई भी घर आसमान नहीं है, यानी ये जो घर है ना इसका रिलेशन किसके साथ नहीं है, इसका रिलेशन नहीं है जी आसमान के साथ। आसमान के साथ में घर का कोई रिलेशन नहीं है। तो घर के अंदर आने वाले सदस्यों का रिलेशन भी किसके साथ नहीं होगा, आसमान के साथ नहीं होगा। ये कह रहा है कोई भी दरवाजे आसमान नहीं है। अच्छा, कोई दरवाजा आसमान नहीं है, इसने आपको ये बात बता दी कि कोई दरवाजा आसमान नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगर कहता कुछ दरवाजे आसमान है तो गलत हो जाता, अगर कहता सभी दरवाजे आसमान है तब भी गलत होता, लेकिन ये कह रहा है जी कोई भी दरवाजा आसमान नहीं है, तो ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही। फिर कहता है कुछ घर दरवाजे हैं, तो कुछ घर दरवाजे हैं, बिल्कुल। जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो कुछ वर्ड क्या होता है, सही। तो यहाँ पर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में SWAP, इसको क्या लिखा गया है, 18 3 25 21, 18 3 25 और 21 लिखा गया है। उसी प्रकार DIMN इसको लिखा गया है 16 15 11 6। और आपसे पूछा है तो दी गई कोट भाषा में YBTG को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे सिंपल काम है जी, आप इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे S का नंबर होता है वर्णमाला क्रम में 19, W 23, A का नंबर 1 और P का नंबर 16, D 4 9 13 और 14, Y 25 2, T का नंबर होता है 20 और G का नंबर होता है 7। अच्छा, Y का उल्टा होता है B और T का उल्टा होता है G, लेकिन यहाँ S का उल्टा W नहीं होता और A का विपरीत P नहीं होता, M का विपरीत N होता है, यानी ऐसा कोई लॉजिक तो इसमें लग नहीं रहा। हो सकता है 19 में से 1 कम करके 18 लिख दिया हो, लेकिन यहाँ फिर 4 में से 1 कम करके 16 नहीं लिखा। तो फिर चेक करते हैं जी, 19 में 2 प्लस करने पर क्या आता है 21, यानी 19 और 2 कितने होते हैं 21। क्या यहाँ पर 4 + 2 करने पर 6 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो फिर 23 + 2 25 भी दे रखे हैं आपको। 1 + 2 होता है 3 और 16 + 2 होता है 18, यानी सब में कितना प्लस किया है, सब में प्लस किया है 2 2। 9 और 2 11, 13 + 2 15, 14 + 2 16। क्या ये वाले लॉजिक समझ में आ गए सबको? तो यहाँ 25 और 2 होता है 27। अच्छा, 25 पे क्या आता है Y, 26 पे आता है Z, 27 पे क्या आएगा फिर A, यानी A का नंबर आप 1 भी बोल दो और 27 बोल दो, एक ही बात है। तो 25 + 2 होता है 27, यानी कि 27 पे क्या आएगा A या फिर 1। तो आपको तो नंबरिंग निकालनी है ना इनकी, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पे 1। 2 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हुआ 4।
कुछ इस तरीके से लॉजिक यहाँ लगेगा। 20 + 2 होता है 22 और 7 + 2 होता है 9। तो ये इसका आंसर होगा जी 9, 22, 4, 1। 9, 22, 4, 1 जो कि हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। सीरीज दे रखी है 19, 10, 11, 24, 100 क्वेश्चन मार्क। तो जब स्टार्टिंग वाला जो अंक है वो बड़ा और उससे ठीक अगला अंक छोटा हो तो यहाँ एक लॉजिक लगता है जी इसका हाफ। ठीक है, हाफ कर सकता है या फिर 0.25 कर सकता है या फिर 0.75 कर सकता है या 0.30 भी कर सकता है। तो 19 का हाफ कितना होता है जी, 19 का 0.5 यानी आधा गुणा करोगे तो वो होता है 9.5 यानी 9 दूनी 18 और आधे आधे को 2 बार जोड़ोगे तो 19। तो 19 का 0.5 होता है 9.5। अच्छा 9.5 से कितना अधिक है 0.5 यानी इसमें मैंने प्लस क्या किया 0.5 तो कितना आया 10। यानी 19 का हाफ करके उसमें हाफ वापस जोड़ दिया तब क्या आया 10। अब बनाना है 10 से 11। तो 10 को आप 1 से गुणा कर लो और 1 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा 11। यहाँ आधा गुणा किया था, यहाँ पे 1 गुणा किया है। आधा गुणा किया था वही नंबर इसमें जोड़ दिया, यहाँ 1 गुणा करके सेम नंबर को उसमें जोड़ दिया, यानी 10 × 1 क्या होता है 10 + 1 11। तो फिर आगे या तो इसका 1.5 गुणा करेगा या फिर 2 गुणा। 11 का 1.5 गुणा करूंगा तो 24 के आसपास नहीं पहुंचूंगा। 11 का कितना गुणा करते हैं 2, 11 दूने 22 और 22 में वापस ये 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। यानी इसका डबल और 1 का डबल 2, 2 का 2 गुना क्या होता है 4, फिर 4 का 2 गुना 8। अब इसमें प्लस भी क्या करोगे 4 और यहाँ प्लस क्या करोगे 8। तो 24 × 4 होता है 96, 96 + 4 होता है 100। 100 में 8 का गुणा करोगे कितना आया 800 और 800 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 808 जो कि हमें ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है जी उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आधुनिक और प्राचीन। एक होता है जी नया यानी कि आधुनिक, ठीक है, और प्राचीन मतलब जो पुरानी चीजें होती है उनकी बात कर रहा है। तो ये क्या है एक दूसरे के विलोम शब्द आपको दे रखे हैं। आधुनिक प्राचीन यानी कि नया और पुराना। तीव्र यानी कि तेज, तो यहाँ क्या आएगा फिर स्लो। ये होता है तीव्र मतलब फास्ट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा स्लो। ठीक है, स्लो मतलब यहाँ कठिन दे रखा है, कठिन तो नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा, सख्त होता है कठोर वो भी नहीं होगा। अच्छा एक ही रह गया था ए, यही आंसर है धीमा, यानी कि स्लो मतलब धीरे यानी कि धीमा। तो आधुनिक का विपरीत क्या होगा प्राचीन, वैसे ही तीव्र का विपरीत क्या होगा धीमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली उत्तर आकृति का पता लगाएं, यानी यहाँ क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ये एक अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर 4 बॉक्स में क्या आएगा वो हमें बताना है। तो पहले में देखो जी क्या दे रखा है, आपको दे रखा है त्रिभुज, उसके बाद में क्या दे रखा है एक दे रखा है स्क्वायर, उसके बाद में क्या दे रखा है नंबर 3 पे वो दे रखा है एक सर्किल। इससे ठीक अगले डब्बे में जाओगे तो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ सबसे बड़े वाला, है ना। और उसके ठीक अंदर क्या दिखाई दे रहा है, उसके ठीक अंदर दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर, और उसके ठीक अंदर क्या दिखाई दे रहा है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है त्रिभुज। यानी जो यहाँ पे लास्ट में था वो सबसे बड़ा हो गया और ये इसके अंदर चला गया और ये इसके अंदर चला गया ना। तो ऐसा ही डायग्राम अपन यहाँ बनाएंगे। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर वो यहाँ आएगा बाहर की तरफ, ये आ गया जी मान लो स्क्वायर सबसे बाहर, तो ये सर्किल इसके अंदर आ जाएगा, ये अपन ने ऑलरेडी बना ही रखा है वैसे भी। और इसके अंदर क्या आएगा फिर, इसके अंदर आएगा जी ये त्रिभुज, यानी कि कुछ इस तरह का आपके पास में डायग्राम ऑप्शन में कौन से में दे रखा है। यहाँ तो बाहर गोल सर्किल दे रखा है, ये वैसे गलत हो गया, यहाँ भी बाहर गोल सर्किल दे रखा है, हाँ यहाँ दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, अंदर त्रिभुज दे रखा है। पहले क्या आएगा त्रिभुज आएगा गोल सर्किल आएगा, पहले आएगा गोल सर्किल, तो ये भी क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सबसे बाहर स्क्वायर, फिर अंदर सर्किल दे रखा है, उसके अंदर क्या दे रखा है त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। समझ गए सारे जने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी ये क्वेश्चन है, फटाफट एक बार रीड कर लो इसको।
आइए देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है पी क्यू आर डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी इन सब व्यक्तियों का फेस कहाँ पे है? केंद्र की ओर। व्यक्ति कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति हैं और उन सब का मुंह कहाँ पे है? केंद्र की ओर। जरूरी नहीं इसी क्रम में वे बैठे हो, ठीक है। यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो चलो भाई 7 व्यक्तियों के लिए अपने एक डायग्राम बना लेते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहली लाइन में कहता है जी क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। अच्छा, इन सब का फेस कहाँ पे है? केंद्र की ओर। सबका फेस कहाँ पे है? केंद्र की ओर। पहला व्यक्ति मैं सबसे नीचे बिठाऊंगा यहाँ पर। क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जी। अच्छा, इस साइड में तो होगा क्यू का दायां और इस साइड में होगा क्यू का बायां। तो क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा है? जी। अगले लाइन में कहता है ई जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो जी का बायां होगा इस साइड में। जी के ठीक बाईं कौन बैठा है? ई। फिर कहता है आर ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। ई के ठीक बाएं कौन बैठा है? आर। फिर अगले लाइन में कहता है जी एफ डी के ठीक दाईं ओर। एफ जो है वो डी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, यानी इस साइड में। तथा पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ जो है वो डी के तो ठीक दाएं बैठा है, लेकिन पी के ठीक बाएं बैठा है इस साइड में। तो डी एफ पी के लिए 3 डब्बे एक साथ खाली चाहिए, वो अपने पास ये रहे 1 2 3। तो यहाँ आएगा डी, यहाँ आएगा एफ और यहाँ कौन आएगा? पी। अब देखो अगले लाइन में कहता है डी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी जो है वो क्यू के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो आपको बताना है आर के ठीक बाईं ओर, यानी इस साइड में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? पी, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। आप ये जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, इनको लाइन टू लाइन सोल्व करोगे तो आराम से आंसर आएगा जी। बस लाइन टू लाइन सोल्व करते जाओ, इजीली आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि g का अर्थ जोड़ है, h का अर्थ गुणा। अच्छा, g का अर्थ क्या है? प्लस। h का अर्थ क्या है? गुणा। और j का अर्थ क्या है? माइनस। और k का अर्थ है भाग। ये लो भाई, ये अपने को सिंबल दे रखे हैं। यहाँ एक सीरीज दे रखी है 175। जे का मतलब है माइनस। 1500। के का अर्थ क्या है? भाग। 30। जी का अर्थ है प्लस। 17। एच का मतलब है गुणा। 5 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले बोर्ड मास का जो नियम होता है वो नियम कहता है जी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन डिवाइड यानी भाग का निशान आपको दे रखा है। तो पहले अपन 1500 में 30 का भाग देंगे। तो 0 से 0 और 3 से काटा तो कितना कट गया? 3 × 5 क्या होता है? 15, यानी 50 पे गया। अब 17 × 5 होता है 17 पंजे 85 प्लस यहाँ पे कितना रह गया? 50 माइनस 175। 175 में से आप 50 घटाओगे कितना आएगा? 125। और 125 में 85 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 और 5 10, 8 और 2 10, 1 और 1 2। अच्छा, 5 और 5 10, 8 और 2 10, वो एक हासिल बच गई, वो यहाँ लगा दी। तो कितना आया? 210, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में सोहन अंतिम ओर से यानी लास्ट से 21वें स्थान पर है, जबकि प्रारंभ से यानी स्टार्टिंग से वो कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर। मान लो जी ये एक छात्रों की आपको एक पंक्ति दे रखी है। सोहन नाम का जो व्यक्ति है वो पंक्ति में अंतिम छोर से यानी यहाँ से सोहन का स्थान कौन सा है? यहाँ से सोहन का स्थान है 21वां। और स्टार्टिंग से जब मैं देखता हूं तो यहां से सोहन का स्थान कौन सा है? सोहन का स्थान है 15वां। व्यक्ति एक ही है सोहन, आपको उसकी पोजीशन दोनों साइड से दे रखी है। तो जब एक व्यक्ति की पोजीशन आपको बोथ साइड से गिवन हो यानी कि दोनों साइड से दे रखी हो, तो इन दोनों का क्या करोगे? टोटल। तो सबसे पहले टोटल करो, 21 + 15 कितना होता है? 20, 30 और 36। अब एक व्यक्ति था सोहन, आपने सोहन को कितनी बार काउंट कर लिया? आपने इन 21 व्यक्तियों में भी काउंट कर लिया और इन 15 व्यक्तियों में भी काउंट कर लिया, यानी 2 बार जोड़ लिया। तो यहाँ से 1 बार माइनस कर दोगे तो एक्चुअल में जो क्लास में स्टूडेंट है वो कितने हैं? 35। तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 35, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, इंद्र एक बिंदु से चलना शुरू करता है। मान लो जी कोई भी एक बिंदु ये है, यहां से चलना स्टार्ट किया किसने? इंद्र ने। तो अगले लाइन में कहता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितना चलेगा वो? 42 मीटर। ये जो डिस्टेंस है उसने तय किया वो कितनी है? 42 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। दायां मतलब इस साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा? 2 मीटर। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वापस उसको दाएं मोड़ दो और कितना चलाओगे इस बार? 30 मीटर, यानी कि 30 मैं मान लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि ये सामने वाली जो भुजा थी पूरी कितनी थी? 42। तो ये इससे थोड़ी छोटी दिशा अपन, छोटी डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, वो कितनी होगी? 30। ये जो गैप है ना ये 2 मीटर का ही है, क्योंकि ये दोनों दीवारें क्या है? एकदम बराबर है। 30 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, यानी यहां से बाएं मतलब इस साइड मुड़ेगा और 10 मीटर चलता है। लो भाई इसको चला दो 10 मीटर, यहां से यहां तक पहुंच गया वो। तो पूछ रहा है जी अब इंद्र का मुख किस दिशा में है? अच्छा, इंद्र का अब जो फेस है वो किस दिशा में है? वो होगा देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये जो दिशा है वो कौन सी है भाई? यहां से आप देखते हो तो पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 अक्षर समान है, वह एक भिन्न है, भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि 3 में तो लॉजिक सेम लग रहा होगा और एक अलग होगा, तो जो अलग होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं जी। WYZX, WYZX। अच्छा, W के बाद में क्या आता है? X, और X के बाद में क्या आता है? Y, और Y के बाद में क्या आता है? Z। तो पहले में तो ये सिंपल अल्फाबेट आपको दे रखे हैं ना, WXYZ, कुछ इस तरीके से ये जो गोल सर्किल है बन गया। अब चेक करते हैं अगला, DFGE, DFG और E। अच्छा, D के बाद में क्या आता है? E के बाद में आता है F, और F के बाद में आता है G। यहाँ भी सेम ही लॉजिक लगाया है जैसे पहले में आपने लगाया था। अगला ऑप्शन है JLMK, JLMK। तो J के बाद में आता है K, और K के बाद में आता है L, L के बाद में आता है M। यहाँ पर भी लॉजिक सेम लगाया, यानी कि ये और ये तीनों तो अभी तक क्या है? सेम। अब चेक करते हैं अगला, OQSP। अच्छा, O के बाद में आता है P, P के बाद में आता है Q, Q के बाद में आता है R। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ गड़बड़ है जी, यहाँ दे रखा है S, यहाँ आना क्या चाहिए था? R। तो अलग कौन सा हो गया? अलग हो गया ऑप्शन नंबर D। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन डायग्राम आपको चुनना है। तो पूछा है जी कार, पुस्तक और पंखा, इनका बेस्ट डायग्राम कौन सा बनेगा वो आपको बताना है। देखो वैसे तो कार जो होती है वो एक वाहन होता है, वो उसका पुस्तक के साथ में कोई लेना देना नहीं है, तो कार और पुस्तक तो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं पंखे की। तो पंखा और पुस्तक का कोई लेना देना है नहीं। क्या कार का पंखे के साथ कोई लेना देना है? पंखा तो अलग होता है ना, हाँ कार के अंदर लगे होते हैं कुछ पंखे, लेकिन पुस्तक के साथ में पंखे का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है जी कार के साथ में पंखे लगे हों, क्योंकि कारों के अंदर क्या लगे होते हैं? इंजन में पंखे लगे होते हैं, लेकिन घर की छतों पे भी क्या लगे होते हैं? पंखे। तो ऐसा तो कोई डायग्राम आपको दे भी नहीं रखा, ऐसा तो कोई डायग्राम आपको दे भी नहीं रखा। अगर फिर ऐसा डायग्राम नहीं दे रखा तो फिर पंखा अपन अलग बनाएंगे, है ना, कार भी अलग, पंखा भी अलग और पुस्तक भी अलग। वैसा डायग्राम आपको बिल्कुल दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो बाद बाकी सारे के सारे फिर क्या हो गए? गलत, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में सुपर पावर फ्रेंड सुपर पावर फ्रेंड्स, यहां लिखा गया है सुपर पावर और फ्रेंड्स, इनको जो है कोड दिया गया APHGNK, APHGNK, ये इनको कोड दिया गया है। और स्काई नीड्स सुपर, स्काई नीड्स सुपर, इनको कोड दिया गया है, वो दिया गया है SRMLAP, SRMLAP। और पूछा है दी गई कूट भाषा में सुपर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले तो ये देखो इन दोनों में कौन से शब्द आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं? सुपर पावर फ्रेंड्स,
स्काई नीड सुपर, क्या कॉमन मिला? सुपर कॉमन मिल गया जी। यहाँ पर भी सुपर दे रखा है और यहाँ पर भी क्या दे रखा है? सुपर दे रखा है। जब दो शब्द कॉमन है तो दो कोड भी कॉमन होंगे, जैसे APHGN के SRML और AP, तो कॉमन क्या दिखा? A और P, यानी सुपर जो दे रखा है उसका कोड क्या होगा? उसका कोड होगा AP। और आपको पूछा भी था सुपर का, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर D। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संदीप घड़ी पहनता है 6 PM पर। अच्छा, सबसे पहले तो आप घड़ी बना लो। ये देखो जी, यहाँ अपन ने बना ली एक छोटी सी घड़ी। अब घड़ी में जो टाइम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, है ना? ये होती है घड़ी। फिर कह रहा है जी 6 PM पर। 6 PM मतलब शाम की बात कर रहे हैं। उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में थी। अच्छा, ये जो दिशा होती है ऊपर की तरफ, वो कौन सी होती है? उत्तर। यहाँ जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण। इस साइड में दिशा होती है पूर्व और इस साइड में दिशा होती है पश्चिम। तो 6 PM पर यानी कि शाम को 6 बजते हैं, तो जो घंटे वाली सुई होती है वो तो होती है 6 पर, और जो मिनट वाली सुई होती है वो होती है 12 पर। तो घड़ी में क्या टाइम होता है? घड़ी में समय होता है 6 बजे का। जब घंटे वाली सुई होगी 6 पर और मिनट वाली सुई कब कहाँ होगी? 12 पर। तो क्या टाइम होगा? 6 बजे का। और शाम के 6 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर है। तो ये देखो जी, मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ पर है? वो उत्तर दिशा की ओर है। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है? वो है दक्षिण दिशा में। यानी आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, ए की 2 संतान है। अच्छा, ए की कितनी संतान है? 2। ये है ए, इसकी 2 संतान है जी। अब ये 2 संतान कौन है वो अपने को नहीं पता। ए की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है। और मतलब पहले वाला व्यक्ति। पहले वाला व्यक्ति कौन है? ए। वह क्या है? एकमात्र बेटा है, यानी कि ये कौन होगा? एक लड़का। फिर कह रहा है बी का, और वह एकमात्र बेटा है बी का, यानी ए किसका बेटा है? ए बेटा है बी का। जो डी का ससुर है, जो मतलब होता है बाद वाला व्यक्ति। अब यहाँ बाद वाला व्यक्ति कौन है? बी है। और बी किसका ससुर है? डी का ससुर। अच्छा, बी किसका ससुर होगा? डी का। डी का ससुर मतलब डी कौन है? ए की पत्नी। और बी कौन हो गया? ससुर मतलब ए का पिता। फिर कहता है जी डी का केवल एक बेटा है। अच्छा, डी का क्या है? केवल एक बेटा, यानी ए के कितने बच्चे थे? 2। उनमें से एक कौन होगा? बेटा। तो एक कौन होगी? बेटी। केवल 2 बच्चे हैं ना, ये लिखा हुआ है ए की 2 संतान है, और डी जो है वो ए की पत्नी है। और फिर कह रहा है जी डी का केवल एक बेटा है। एक बेटा अपन ने बना दिया। फिर कहता है जी डी ई की माँ है। अच्छा, डी किसकी माँ है? ई की। अब ई हो सकता है यहाँ लड़की हो सकता है ई का लड़का हो। फिर एक लाइन में कहता है जी जो है वो बी की पोती नहीं है। पोती मतलब इसके बेटे की बेटी नहीं है। कौन? जी। तो पोता हो सकता है, फिर पोती नहीं होगी, तो फिर कौन होगा? जी पोता। यानी यहाँ क्या आएगा? जी। और यहाँ क्या आएगा? ई, क्योंकि डी जो है वो कौन है? ई की माँ। फिर कहता है जी ई और जी सहोदर है। ई और जी क्या है? सहोदर। देखो, सहोदर का मतलब होता है सगा भाई और बहन। सगा भाई या फिर बहन, यानी कि ई जी का भाई हो सकता है या फिर ई जो है वो जी की बहन हो सकती है। सहोदर का मतलब केवल इतना होता है। अब वो क्वेश्चन में बताएगा कौन लड़का है कौन लड़की है, जैसे यहाँ बता रखा है आपको ना, तो वो यहाँ बताएगा। अब ये डायग्राम अपन ने बना लिया। पूछा क्या है? डी जी के क्या लगता है, यानी जी से किस प्रकार संबंधित है डी। तो जी ये रहा। अच्छा, जी के डी क्या लगता है? इसकी माँ। क्या लगेगी? माँ। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है और 5वां पद छठे से संबंधित है। तो आपको बताना है जी दूसरे, इसका तीसरे चौथे का बताना है। यहाँ देखो 6 से 72 कैसे बनाया गया। पहले तो वो लॉजिक अपन समझते हैं कि 6 का कितने गुना होता है? 72। तो 12 × 6 क्या होता है? 72। यानी 6 को आपने गुणा किससे किया? 12 से, तो क्या आया? 72। तो फिर क्या 8 को भी 12 से गुणा करने पर 128 आता है क्या? तो 12 8 होता है 96, 128 तो नहीं आता। यानी कोई और लॉजिक लगाया। तो और लॉजिक क्या हो सकता है? अच्छा, 6 की स्क्वायर क्या होती है? 6 की स्क्वायर होती है 36, और 36 का 2 गुना करते हो तो क्या आता है? 72।
वैसे ही 8 की स्क्वायर करके देख लेते हैं। 8 की स्क्वायर क्या होती है 64, और 64 का 2 गुना क्या होता है 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 यानी 128। तो यहाँ इस पहले वाले नंबर की स्क्वायर करके उसका डबल यहाँ दे रखा है। 8 की स्क्वायर 64, 64 का डबल 128, 6 की स्क्वायर 36 और 36 का डबल 72। तो यहाँ किसका डबल किया है 32 बना। 16 का दुगुना क्या होता है 32, और ये जो 16 होता है वो किसकी स्क्वायर होती है 4 की, यानी 4 की स्क्वायर और उसका डबल। तो यहाँ क्या आएगा फिर, यहाँ आएगा 4, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 4 यानी संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो आपको 2 डब्बे ऐसे देखने हैं जिनमें कोई एक अंक क्या हो कॉमन। तो सबसे पहले हम पहला और दूसरा चेक करते हैं, क्या इनमें एक अंक कॉमन है क्या। 4 6 2, 4 6, यहाँ तो 2 अंक कॉमन है। आपको चेक करना है ऐसा डब्बा, ऐसे 2 डब्बे जिनमें केवल एक संख्या कॉमन हो, उससे हमारे सारे आंसर निकल जाते हैं। तो मैं पहले और तीसरे डब्बे को चेक करता हूँ। पहले में जो है कॉमन क्या है और तीसरे में कॉमन क्या है वो हम चेक करेंगे। 4 6 2 4 1 5, क्या कॉमन मिला 4। पहले डब्बे का जो 4 है वो मैंने ऊपर लिख दिया, और दूसरे यानी इस तीसरे डब्बे का जो 4 है वो मैंने इसके ठीक नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ 4 के ठीक बाद में क्या आया 2, 2 के बाद में 6। आपको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे घड़ी में सुइयां चलती है ना क्लॉकवाइज, वैसे चलना है। 4 के बाद में 2 और 2 के बाद में 6, तो 4 के बाद 2 और 2 के बाद में 6। अब देखते हैं इसमें 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 5 और 5 के बाद में 1, यानी 4 के बाद 5 और 5 के बाद में 1। तो यहाँ देखो भी 6 का जो अपोजिट है वो क्या है 1, और 2 का अपोजिट क्या होगा 5। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट होगा जी 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 किसका है 2 का। 1 और 6 भी नहीं होंगे, वो तो खुद ही एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर ए। यानी इन दोनों 4 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 दोस्त MNOPQR एक गोल मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, कितने व्यक्ति दे रखे हैं 6 व्यक्ति। ये लो जी 6 व्यक्तियों के लिए अपन एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा यहाँ पे, है ना। और जब भी बात 6 व्यक्तियों की, 4 व्यक्तियों की, 8 व्यक्तियों की जाएगी तो बंदों को आप आमने सामने बिठाओगे। अब पहली लाइन में पढ़ो, पहली लाइन में कहता है P N और R दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं। अच्छा, इन सब का मेज की केंद्र की ओर मुंह है, यानी सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं, है ना। तो अंदर की तरफ फेस करने का मतलब है जी इस व्यक्ति के दाएं ये लोग बैठे हैं और बाएं ये वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। P जो है वो N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब P जो है वो N के बगल में बैठा है और R के बगल में बैठा है, लेकिन ऐसे भी तो लिख सकता हूँ RPN, क्योंकि P जो है वो N और R के बगल में 2 तरीके से बैठ सकता है ना। तो अपन 2 डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बनाएंगे तो फिर बाद में इसमें कचरा सा हो जाएगा लास्ट में। इससे अच्छा 2 डायग्राम एक साथ बना लो, ताकि एक गलत होगा और एक सही होगा। तो यहाँ देखो भाई कितने व्यक्ति थे 6, और सबका मुंह कहाँ पे है केंद्र की ओर। अब 2 पॉसिबिलिटी है, अपने 2 डायग्राम बना लिए। NPR मैंने यहाँ लिख दिया N को, फिर लिख दिया P को और R को। ये तो हो गया जी मेरी पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या मान लिया RPN लिख दिया, यहाँ लिखा R, यहाँ लिखा P और यहाँ पे N, क्योंकि उसने कहा है P जो है वो N और R दोनों के ठीक बगल में है, यानी P जो है वो R के भी बगल में है और N के बगल में भी है। फिर कहता है Q M और O दोनों के ठीक बगल में है। अच्छा, Q जो है वो M और O दोनों के ही बगल में होगा। Q जो है वो M और O दोनों के बगल में। यहाँ भी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ भी 2 बन रही है। लेकिन अगले लाइन में कहता है N O के किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी N के बगल में कौन नहीं आएगा, O नहीं आएगा। O नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा, फिर यहाँ पे M, तो M और O यहाँ आएगा, तो बीच में कौन आएगा फिर इनके Q। अच्छा, N के बगल में कौन नहीं आएगा, O नहीं आएगा। O नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा M, और यहाँ आ जाएगा O, बीच में कौन आएगा Q। देखो अब इसने कहा था कि N O के किसी भी और बगल में नहीं बैठा, तो क्या यहाँ N और O पड़ोस में है, नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। पूछा है M कहाँ बैठा है, हाँ जी M कहाँ बैठा है वो आपको बताना है।
तो पहला ऑप्शन दे रखा है एन के बगल में, एम कहाँ बैठा है, एन के बगल में। क्या एन के बगल में एम बैठा है? यहाँ पर भी एन के बगल में एम बैठा है क्या? बिल्कुल बैठा है। देखो इनके स्थान अभी भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, और इनके स्थान के बारे में आपको यहाँ कहीं भी बता नहीं रखा, तो यानी दोनों पॉसिबिलिटी क्या है, सही है। तो एन के बगल में कौन है? एन के बगल में है एम, यानी एम कहाँ बैठा है? एन के बगल में, ये तो बिल्कुल सही है जी। अगला पढ़ो, पी के बगल में कौन? एम, एम कहाँ बैठा है? पी के बगल में। क्या पी के बगल में एम बैठा है क्या? नहीं। क्या यहाँ पी के बगल में एम बैठा है? नहीं बैठा। तो ये भी क्या, ये क्या हो गया? गलत। अपना आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज की स्लाइड में आपके लिए इतने क्वेश्चन थे, तो और आपको ये वाली क्लास जो है वो कैसी लगी, और आपने इन 20 में से जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको डाले यहाँ दिए हैं स्लाइड में, एसएससी के अंदर 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं ना, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो 20 क्वेश्चन कितने के हो गए? 40 के। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है जी। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।